उत्तराखंड में 4 साल में पुष्कर सिंह धामी की सरकार पास हुई या फेल? मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कहां कहां मिली शाबाशी? हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। वो कौन से मुद्दे थे जहां पर सरकार घिरती हुई नजर आई? इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो तथाकथित वीआईपी है वो उजागर हो, उसका नाम से ज्यादा कुछ चाहिए। धामी जी सीबीआई जांच करें, बॉबी पवार से सीबीआई जांच की शुरुआत हो और सारे जितने परीक्षा माफिया है। भविष्य में सीएम धामी के सामने क्या क्या हैं चुनौतियां? और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे। उत्तराखंड में हम ही एक ऐसा, पूरे देश में हम ही एक राज्य था क्योंकि उत्तराखंड का कि जहां स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहा था। ये सारी जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और धामी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक मिथक हमेशा से हावी रहता है। यहां पर कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। एनडी तिवारी के बाद यह मिथक हमेशा से ही राजनीति में चलता रहा, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे कर रहे हैं। एक मिथक तोड़ने की दिशा में पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ रहे हैं। इन 4 सालों में और उससे पहले के पहले कार्यकाल के 5-6 महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो कौन कौन से काम किए जिससे उन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और वो कौन से काम थे जहां पर सरकार संकट में नजर आई। ये कामों का ब्यौरा हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको ही तय करना है कि धामी सरकार इसमें पास हुई है या फेल हुई है। धामी सरकार के 4 सालों के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि को अगर खुद धामी सरकार बताती है और उसे भारत सरकार आगे बढ़ाती है तो उसमें यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता आता है। उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार प्रस्तुत करती है। 28,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई है, यह एक बड़ा दावा किया जाता है। आपको नकल विरोधी कानून चाहिए जिसको लागू करने के बाद हम 28,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने में सफल रहे हैं। एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने किया था, सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, और इसे भी खूब प्रचारित राज्य सरकार करती रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कुचलने के लिए हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। धर्मांतरण पर कड़ा कानून लाया गया है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसलिए डेमोग्राफिक चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो मजारें थी उन पर कार्रवाई राज्य सरकार ने की है और इसे शीर्ष नेतृत्व खूब शाबाशी पुष्कर सिंह धामी को देता है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से। इसके अलावा आपको बताऊं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये राज्य सरकार ने किया और दावा है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश उत्तराखंड को मिला और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लग गई है। यह भी दावा राज्य सरकार की तरफ से किया जाता रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत
3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर थे। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। मजारों को ही नहीं हटाया, बल्कि जो सरकारी जमीनों पर तमाम लोगों ने कब्जे किए हैं उन्हें भी हटाने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ी है। और हल्द्वानी का वनभूलपुरा इलाका इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर सरकार नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और वहां पर मजबूत पैरवी करती है। वनभूलपुरा का उदाहरण, इसी वनभूलपुरा का उदाहरण आप सबके सामने है, किस प्रकार से वहां की डेमोक्रेसी खराब हुई है। आज हमारी सरकार ने वनभूलपुरा में दंगाइयों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की थी कि आज कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है। और ये सारी चीजें जब होती हैं तो केंद्रीय नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाता है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकर धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। राज्य सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर हरिद्वार में एक बड़ा कार्यक्रम किया था। देश के गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यक्रम में मौजूद थे। सुनिए अमित शाह ने कैसे पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई। हम बताएंगे आगे इस स्टोरी में कि वो कौन कौन सी चीजें थी जहां पर सरकार को खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और विरोध का सामना भी करना पड़ा। धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है, वो कानून ने एक प्रकार की पारदर्शिता रोजगारी क्षेत्र में लाई और इसके कारण ये संभव हो पाया। लेकिन क्या उत्तराखंड में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने सब कुछ बढ़िया बढ़िया किया है? क्या वो कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता सड़कों पर उतरती हुई नजर आई है और बीजेपी का संगठन हो या उत्तराखंड बीजेपी की सरकार हो, उसे बैकफुट पर जाना पड़ा हो? 2 प्रमुख मुद्दे हैं। एक युवाओं का आंदोलन जिसने सरकार को बैकफुट पर धकेला। युवाओं का आंदोलन नौकरियों के लिए था। राज्य सरकार दावा करती है कि उसने 28,000 युवाओं को सरकारी सेवा में भर्ती कर लिया है। सख्त नकर विरोधी कानून लाने के बाद ही यह सफलता उसे मिली है। फिर भी जब पेपर लीक होता है तो राज्य सरकार पर विरोधी हावी होने लगते हैं। युवाओं का जमावड़ा देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक उमड़ने लगता है और सरकार आखिर में युवाओं की मांगों के आगे दबाव में आ जाती है। सीबीआई जांच की मांग युवा कर रहे थे। जो परीक्षा में नकल की आशंका व्यक्त की गई थी उसे निरस्त करने के लिए युवा सड़कों पर थे और आखिर में सरकार ने युवाओं की मांग मान ली। सुनिए उस समय युवा कितने आंदोलित हुआ करते थे। उत्तराखंड सरकार नहीं चाहती है कि युवाओं का भविष्य संवरे, युवाओं का भविष्य बने। ये लोग नौकरी नहीं देना चाहते हैं। यह अकेला एक मामला नहीं है जिससे राज्य सरकार और संगठन परेशानी में पड़ता था। परेशानी इस बात को लेकर भी हुई कि उत्तराखंड में एक हत्याकांड हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड, और राज्य सरकार पर तो सीधे कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन बीजेपी संगठन के 2-3 नेताओं पर उंगली जरूर उठी। शक की सुई उठती रही, लेकिन कार्रवाई अपने स्तर से होती रही। अंकिता मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने सजा भी सुना दी, लेकिन फिर एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद आंदोलन फिर से तेज हो गया। सड़कों पर हुजूम निकलने लगा और आखिर में एक बार फिर से सरकार दबाव में आ जाती है और जिन नेताओं का नाम आ रहा था क्या वही असली वीआईपी हैं, इसको लेकर राज्य सरकार ने सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी। हालांकि वो सीबीआई जांच कहां तक पहुंची इस बारे में किसी को कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन मैं यहां आपको बता रहा हूं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार और संगठन थोड़ा बैकफुट पर आया। और अंकिता भंडारी का प्रकरण एक ऐसा प्रकरण था
जिसमें सरकार और संगठन बैकफुट पे आया और यहां सरकार को उन आंदोलनकारियों की बात माननी पड़ी जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। वैसे सुर विरोध के अक्सर उठते रहे हैं, सरकारी फरमानों पर कई बार उंगली उठती रही है। मजबूत भू कानून की बात हो या मूल निवास की बात हो, इस पर कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण भी आंदोलन लगातार होते रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार मंच हो, स्वाभिमान मोर्चा हो या फिर उत्तराखंड क्रांति दल हो, इन तमाम संगठनों ने मिलकर उत्तराखंड की जनता को आंदोलन करने के लिए जरूर उकसाया। जनता सड़कों पर उतरती चली गई और राज्य सरकार को कई कमेटियां बनानी पड़ी। उनका क्या लाभ हुआ वो अभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सरकार कहां कहां पे फंसी, उनमें से एक मूल निवास और भू कानून का आंदोलन भी है। हमने तय किया है कि बागेश्वर में आयोजित उत्तरायणी मेले में हम लोग अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां सरयू नदी में बहाएंगे। इसके साथ ही साथ जमीनों को बेचने वाले काले कानून की प्रतियां भी फाड़ेंगे। बागेश्वर में कूली बेगार आंदोलन से प्रेरित होकर मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में हम ही एक ऐसा, पूरे देश में हम ही एक राज्य था क्योंकि उत्तराखंड का, कि जहां स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहा था। जब हर स्टेट में मूल निवास प्रमाण पत्र बन रहा था तो हमारे यहाँ जब स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनना था तो हमने भी इसके बारे में देखा कि यार हम स्थायी निवासी क्यों हो रहे हैं इस राज्य में। और जो दूसरे स्टेट का मेरा कोई दोस्त है तो वो तो मूल निवासी है और वो यहाँ भी स्थायी निवास बना पा रहा है, ऐसा भी हो रहा था। अब बात करते हैं एक राजनीतिक समीकरण की। अक्सर एक मिथक रहता था कि उत्तराखंड में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो सकती। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए खटीमा से, लेकिन उनके नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में आने में कामयाब हुई और इसका रिवॉर्ड, पुरस्कार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिला। उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी फिर से ताजपोशी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद पाए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बिना उनके आशीर्वाद के ये 4 साल पूरा नहीं हो सकता था। अब उन्हें यह आशीर्वाद और लंबे समय तक चाहिए ताकि वो उस मिथक को तोड़ दें कि उत्तराखंड बीजेपी में खासकर कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 4 साल पूरा होने का जश्न हल्द्वानी में मनाया जा रहा था तो उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धाकड़ धामी को धुरंधर धामी कह दिया, यानी पार्टी के भीतर उनका एक ऐसा कद बन गया है जिसे अब राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मानने लगे हैं। जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। अब बात करते हैं चुनौतियों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो एंटी इनकम्बेंसी की है, क्योंकि केंद्र सरकार के 3 टर्म पूरे हो रहे होंगे जब 2027 का चुनाव उत्तराखंड में हो रहा होगा विधानसभा का, और उत्तराखंड सरकार के भी 3 टर्म पूरे हो रहे होंगे। एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है अपने पूरे चरम पर हो। दूसरी चुनौती है पार्टी के अंदर की जो कलह है, जो गुटबाजी है, उससे वो कैसे पार पाएंगे, क्योंकि कलह खुलकर भी सामने आ चुकी है। ये एक बड़ी चुनौती है।
तीसरी चुनौती यह है कि कांग्रेस के साथ साथ इस समय उत्तराखंड क्रांति दल, जो बेरोजगार मंच था, उसका स्वाभिमान मोर्चा बन चुका है, और साथ साथ जो दूसरे मोर्चे बनाए गए हैं, उत्तराखंड क्रांति दल भी एक्टिव हो गई है, और मूल निवास से लेकर मजबूत भू कानून को लेकर जो आंदोलन होते रहे हैं वो कभी भी दोबारा से हो सकते हैं। उनसे वो कैसे पार पाएंगे, यह सबसे बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी की सरकार की अगले 1 वर्ष में होने वाली है। अब आप ही हमें बताइए, धामी सरकार इन 4 वर्षों में पास हुई है या फेल? अगर आपको 10 में से नंबर देने होंगे पुष्कर सिंह धामी की सरकार को, तो आप कितने नंबर धामी सरकार को देंगे? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।